चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ऑन द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा पार्ट 1। मतलब महात्मा के रास्ते पर, गांधी जी के रास्ते पर। इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी के बारे में समझ रहे थे ना, और गांधी जी ने हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की थी, कौन कौन से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके बारे में हम लोग समझ रहे थे ना। कल हमने समझा था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, इनके अलावा जलियांवाला बाग के बारे में कल हमने समझा था, पढ़े थे ना ये सब बातें। अब उसके आगे के कुछ पॉइंट्स देखें कि इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर क्या क्या लड़ाइयाँ की, जिनमें सबसे पहला आता है वो आता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट मीन्स क्या, ये क्या था? तो कहते हैं कि जब जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, पूरे वर्ल्ड के लिए, हाँ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब उस वक्त तुर्की, जो तुर्की कंट्री थी वो हार चुकी थी उस वॉर में, उस लड़ाई में तुर्की कंट्री हार चुकी थी। और जब भी कोई देश हारता है तो उसके ऊपर कुछ जो है वो पनिशमेंट लगाई जाती है, बराबर ना, कुछ दंड लगाए जाते हैं, कुछ पनिशमेंट लगाई जाती है, या कुछ बातें उन्हें कंपलसरी माननी पड़ती है। उस वक्त तुर्की में, जो तुर्की कंट्री थी, उस वक्त वहाँ के जो सुल्तान थे ना, वो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम रिलीजन के हेड थे, जिसे खलीफा कहते थे, बरोबर। तुर्की के सुल्तान मतलब तुर्की के राजा, वो पूरे मुस्लिम रिलीजन के, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम रिलीजन के हेड थे, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, बरोबर। तो जब तुर्किश कंट्री हार गई ना, तो बाकी देशों ने उन्हें कंपलसरी कहा कि आप जो है वो अपनी राजाशाही, अपनी सुल्तानी छोड़ दो। मतलब उन्हें जो है वो अपने खलीफा की पोस्ट से हटा दिया गया। और इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के जितने भी जो है, क्या कह सकते हैं, मुस्लिम है ना, उन सब मुस्लिम को बहुत गुस्सा आया कि भाई उन लोगों ने, दूसरे देश के लोगों ने, जो हमारे हेड हैं, जो हमारे खलीफा हैं, उन्हें जो है वो राजा से हटाकर और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से सभी लोग जो है वो उनके खिलाफ हो गए। पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स को ये चीज़ बुरी लगी, और इंडिया में भी जो मुस्लिम्स रहते थे ना, उन्होंने भी उनके खिलाफ मूवमेंट शुरू की कि भाई हमारे खलीफा को, मतलब हमारे हेड को, वो जेल में से छोड़ दिया जाए। और इस मूवमेंट को नाम दिया गया, वो था खिलाफत मूवमेंट, बरोबर ना, खिलाफत मूवमेंट ऐसा नाम दिया गया इसको। उस वक्त इस खिलाफत मूवमेंट के मेन जो हेड थे वो थे मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। ये दो पर्सन थे जो खिलाफत मूवमेंट के हेड थे यहाँ पर इंडिया में। और गांधी जी ने कांग्रेस को ये कहा था, जो उनकी पार्टी थी ना उस वक्त, तो कांग्रेस पार्टी, उस वक्त तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही चलती थी, तो उन्होंने कांग्रेस को ये कहा था कि भाई हमें भी मुस्लिम्स का साथ देना चाहिए इस खिलाफत मूवमेंट में, बराबर ना, कि हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। गांधी जी क्यों सपोर्ट करना चाहते थे? क्योंकि वो इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ाना चाहते थे। जो ब्रिटिशर्स हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना चाहते थे ना, वो गांधी जी कहते थे कि ये यूनिटी टूटे नहीं भाई, एक बनकर रहना चाहिए। इसकी वजह से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स का साथ दिया, और फाइनली कुछ टाइमिंग बाद उन हेड को, उन खलीफा को जेल में से छुड़वाया भी गया था, बरोबर ना। तो इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी का मकसद यही था कि भाई हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बढ़े। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920-22 का एक पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये पॉइंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मीन्स क्या? तो गांधी जी ने एक बार ऐसा कहा था, वो इंडिया के लोगों को उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के लोग, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं ना, उन्हें कोऑपरेट करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में टिके हुए हैं। कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना ही बंद कर दें, अगर हम लोग उन्हें जो है वो, क्या कह सकते हैं, साथ देना ही बंद कर दें, तो आखिरकार ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मतलब एक सीधा सा एग्जाम्पल कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में फैक्ट्री चलाते थे, बराबर। उन फैक्ट्री में काम कौन करता था? इंडियंस ही काम करते थे ना। कि ब्रिटिशर्स खुद उसमें काम करते थे? नहीं ना, वो तो फैक्ट्री के मालिक ब्रिटिशर्स थे, लेकिन में काम कौन करता था? तो वो तो इंडियंस ही काम करते थे।
तो मतलब एक तरह से हम इंडियंस उनके लिए काम करते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पे टिके हुए थे ना। अब अगर सभी इंडियन मना कर दे कि नहीं भाई मुझे ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं करना है, सभी अगर एक साथ ऐसे मना कर दें, तो फिर क्या, तो फिर तो ब्रिटिशर्स कैसे काम करेंगे, तो यहाँ पे फैक्ट्री चला पाएंगे या फैक्ट्री या दूसरे कामकाज कर पाएंगे, नहीं ना। और आखिरकार ब्रिटिशर्स को यहाँ से मुंह धोकर जाना ही पड़ेगा घर पे। सही बात है कि नहीं। अगर सभी इंडियंस एक साथ मना कर दे कि भाई हमें आपके लिए काम नहीं करना है, हमें आपके कपड़े नहीं खरीदने हैं, हमें आपकी चीजें नहीं खरीदनी है, अगर मना कर दे खाली, कोई लड़ाई नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई मारपीट नहीं, बस खाली ब्रिटिशर्स को मना कर देना नहीं मुझे काम नहीं करना है, हमें आपकी स्कूल में नहीं पढ़ना है, हमें आपके लिए नौकरी नहीं करनी है, अगर सब लोग ऐसे मना कर दे तो ब्रिटिशर्स अकेले इंडिया में करेंगे क्या फिर। सही बात है ना, आखिरकार तो उनको इंडिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। ये प्लानिंग गांधी जी ने की थी, और गांधी जी ने ये जो प्लानिंग की, ये जो मूवमेंट शुरू की, उनका नाम उन्होंने रखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट न करना, साथ न देना, ये मूवमेंट उन्होंने शुरू की। तो आप सोचो कि भाई इस मूवमेंट में गांधी जी ने पूरी इंडिया के लोगों को ये समझाया कि भाई आप लोग जो है वो ब्रिटिशर्स का साथ देना छोड़ दो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने दो पार्ट रखे, कि पहला पार्ट उन्होंने ये रखा कि जहाँ पर जो भी गवर्नमेंट से जो जॉब होती, गवर्नमेंट में जो भी नौकरियां करते, या जो भी पार्लियामेंट में जो लोग जुड़े हुए थे, नेता थे जो भी ब्रिटिशर्स के साथ जुड़े हुए, जो एजुकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट चलते थे, मतलब ब्रिटिशर्स के जो भी स्कूल कॉलेजेस चलते थे, है ना, ब्रिटिशर्स ने जो भी अवार्ड दिए थे लोगों को जो भी अवार्ड दिए थे, ब्रिटिशर्स ने जो भी जो है वो यहाँ पर कपड़े बेचते थे, सामान बेचते थे, ये सब चीजें खरीदना बंद कर दो। गांधी जी ने सीधा ही कहा था ब्रिटिशर्स जो अवार्ड दे रहे थे उसे वापस कर दो, कि हमें ब्रिटिशर्स की कोई चीज नहीं चाहिए, उनकी तारीफ भी नहीं चाहिए भाई, उनका अवार्ड भी नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। बरोबर ना, जो भी नौकरियां हैं तो हमें ब्रिटिशर्स के साथ नौकरी नहीं करनी, जो उनके कपड़े सामान है हमें ब्रिटिशर्स के सामान नहीं खरीदने, हमें अपने सामान खरीदने हैं। बरोबर ना, गांधी जी ने पहला पॉइंट ये रखा कि सबको मना कर दो, नॉन कोऑपरेट, और दूसरा पॉइंट ये रखा कि इसके साथ अगर बाकी सब ब्रिटिशर्स को मना कर रहे हैं तो हम खुद के लिए काम करेंगे। गांधी जी ने सबको खादी कपड़ा बनाना सिखाया। गांधी जी ने सबको कहा कि खुद अपना कपड़ा बनाना सीखो। पता है ना, वो गांधी जी वो चरखा चलाते थे कि जिसमें खादी का कपड़ा वो बनाना सिखाते थे, लोगों को कहते थे सेल्फ डिपेंड रहो, आत्मनिर्भर रहो, ब्रिटिशर्स को छोड़ो और खुद अपना काम करो। इसके अलावा गांधी जी ने यहाँ पर जो अनटचेबल्स यहाँ पर थे, जो पता है ना छूत अछूत का भेदभाव यहाँ पर चलता था, उन्हें दूर करने के लिए काम किया, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए काम किया, लोग जो दारू या दूसरी नशे जैसी बुरी आदतों में फंसे रहते उन्हें छुड़ाने के लिए काम करते थे। इंडिया में खुद जो है वो अपने स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए, कि हमें ब्रिटिशर्स के स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ना है, ऐसे गांधी जी ने कोशिश की यहाँ पर। ये सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ, और इसकी शुरुआत वैसे ही हुई। सबसे पहले गांधी जी ने, उनको मिला वो अवार्ड, ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को एक अवार्ड दिया था, केसर हिंद ये अवार्ड दिया था गांधी जी को। गांधी जी ने ये अवार्ड रिटर्न कर दिया कि हमें ब्रिटिशर का अवार्ड भी नहीं चाहिए। बरोबर। और उसके बाद तो पूरी इंडिया में ये मूवमेंट शुरू हो गई। इंडिया में हर जगह पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दी, हमें ब्रिटिशर्स के साथ नहीं पढ़ना है। बरोबर ना, मोतीलाल नेहरू थे, राजगोपालाचारी थे, अशरफ अली थे, इतने बड़े बड़े नेता थे, जो वकील भी थे, कोई वकील थे, कोई नेता थे जो पहले ब्रिटिशर्स के साथ थे, उन सब ने अपनी जॉब छोड़ दी कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ काम नहीं करना है। इनके अलावा पूरी इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रियां चलती थी उन सब लोगों ने भी अपना अपना काम छोड़ दिया कि हमें ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री में काम नहीं करना, ब्रिटिशर्स की ऑफिस में काम नहीं करना। सब काम छोड़कर घर पे बैठ गए, रास्ते पे बैठ गए कि हमें काम नहीं करना है भाई, ब्रिटिशर्स चले जाओ यहाँ पर। बरोबर ना, गांधी जी ने सबको आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा, घर घर जो है वो ये चरखा चलाने के लिए कहा कि खुद काम करो। बरोबर ना, और जो भी चीजें खरीदो वो स्वदेशी चीजें खरीदो, अपने देश की चीजें खरीदो, बाहर के देश की चीजें नहीं। बरोबर ना, तो इसके लिए हर जगह पर जो है जो विदेशी सामान थे ना उनकी होली जलाई गई। मतलब क्या करते, दुकानों में से जो भी विदेशी कपड़े होते, विदेशी सामान होते, वो बीच रास्ते पे लाकर उसमें आग लगा देते कि ब्रिटिशर्स का कोई सामान हमें नहीं चाहिए।
जो स्कूल कॉलेजेस बंद हुए तो यहाँ इंडियंस ने अपने स्कूल कॉलेजेस शुरू किए। काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं शुरू हुई कि भाई स्टूडेंट की पढ़ाई ना बिगड़े, उनके लिए जो है वो खुद इंडियंस ने अपना स्कूल शुरू किया। बोलो, तो इतनी अच्छी ये मूवमेंट चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ये सब नॉन वायलेंस से। गांधी जी ने सीधा ही ये नोटिस दी थी, या कहो ये सबको समझाया था कि इसमें कोई भी वायोलेंस होना चाहिए नहीं, मतलब मारपीट से लड़ाई नहीं करनी है, सबको शांति से ही लड़ाई करनी है। ये उन्होंने सबको समझाया था कि अगर ब्रिटिशर्स आपको मारे भी, लाठी चार्ज भी करे, तो भी आपको सामने से कोई जवाब नहीं देना है, आपको शांति से सहन करना है और नॉन वायोलेंस से ही लड़ाई करनी है। ऐसा गांधी जी ने समझाया था। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1 साल तक अच्छी तरह से चला, बहुत अच्छी तरह से चला। लेकिन फिर जो है वो एक पॉइंट हो गया कि जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करना पड़ा। तो क्यों बंद करना पड़ा? तो 1922 में गोरखपुर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चौरी चौरा। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आया हुआ चौरी चौरा नाम का एक छोटा सा गांव है, कि जिस गांव में जो है वहां पर ब्रिटिशर्स वो इंडियंस के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। बरोबर ना, ब्रिटिशर्स तो वैसे भी हर जगह पर ये चल ही रहा था, लेकिन वहां पे इंडियंस को गुस्सा आ गया ब्रिटिशर्स के ऊपर, और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स के कुछ पुलिस थे, कुछ पुलिस पर्सन थे, वो कुछ पुलिस के लोगों को जो है 22 जितने पुलिस के लोग थे उनको उनकी ही पुलिस स्टेशन में बंद करके पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। इंडियंस ने क्या किया, तो उन पुलिस को अपनी ही पुलिस स्टेशन में बाहर से बंद करके और पूरी पुलिस स्टेशन को आग लगाती। 22 पुलिस वाले मर गए उसमें, बरोबर ना, 22 पुलिस मैन उसमें जो है वो डेथ हो गई उनकी। ये बात जब गांधी जी को पता चली ना, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि भाई मैं यहाँ पर लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई खुद जो है वो सब नॉन वायोलेंस से लड़ो, कि किसी को किसी के भी साथ मारपीट नहीं करनी है, और यहाँ पर एक ही साथ वो 22 लोगों को मार दिया गया। गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी, और गांधी जी ने कह दिया कि जब तक इंडिया के लोग इस बात को नहीं समझेंगे ना, नॉन वायोलेंस को नहीं समझेंगे, तब तक अब मैं ये लड़ाई आगे चलाऊंगा नहीं। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी कि भाई लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक अब मैं इस काम को आगे नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने उन्होंने वो काम जो है वो बंद कर दिया, बरोबर ना। तो अब जब ये काम बंद हुआ ना, गांधी जी ने ये काम बंद किया ना, तब उसके बाद जो है वो गांधी जी ने दूसरे वर्क तो शुरू किए। चलो, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए तो आगे काम करते ही थे, ऐसा तो नहीं कि भाई उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही सब कामकाज बंद कर दिया हो। लेकिन इस किस्से की वजह से है ना, इंडिया में जितने भी नेता थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं ना, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, उन फ्रीडम फाइटर्स के दो पार्ट हो गए, दो हिस्से हो गए उसमें। कौन से दो हिस्से हो गए? तो अब ऐसे हिस्से हो गए कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स अब ऐसे मानते थे कि भाई जो ब्रिटिशर्स है वो शांति से बात करने से नहीं मानेंगे, उनको यहाँ से मार कर ही भगाना पड़ेगा, बरोबर ना। मतलब कुछ लोग अब वायोलेंस में मानने लगे, बरोबर। जबकि कुछ लोग अभी भी गांधी जी का सपोर्ट करते थे कि नहीं भाई, हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना है तो वो नॉन वायोलेंस से ही निकालना है, बरोबर। तो यहाँ पर इंडिया में इस किस्से के बाद वो सभी नेताओं के दो पार्ट हो गए, बरोबर। तो ठीक है, वो दो पार्ट हो गए, आगे चलकर जो है वो दोनों ने अपने अपनी तरह से लड़ाई की। कोई जो है वो अब वायोलेंस से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ता था, तो कोई जो है वो नॉन वायलेंस से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे, वो अब जैसे जैसी इच्छा। तो हम तो इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में ही समझ रहे हैं, जो दूसरे जिनके वायोलेंस के साथ लड़ते थे वो हम लोग आगे दूसरे चैप्टर्स में देखेंगे। अभी तो हम गांधी जी के लिए ही पढ़ रहे हैं कि जिसमें नॉन वायलेंस के साथ ही गांधी जी हमेशा सपोर्ट करते थे ना। अब इसमें एक किस्सा आता है, दूसरा दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927। तो अब ये साइमन कमीशन क्या है? तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स को भी अब रियलाइज होने लगा कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ के लोग, इंडिया के लोग, वो अब हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स को भी तो महसूस हो रहा था ना कि यार इंडिया के लोग अब हमारी बात नहीं मानते।
तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, बरोबर ना, कोई अगर न मानता तो उसको कहते हैं ना, हाँ चलो ठीक है हम कुछ करते हैं, ठीक है ना, बरोबर। अब सभी इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हो गए, तो आखिरकार ब्रिटिशर्स भी कह रहे थे ठीक है चलो कुछ करते हैं हम लोग, बरोबर ना, हम आपके साथ रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा कि चलो ठीक है कि भाई यहाँ इंडिया में कुछ नए रूल्स बनाते हैं, इंडिया में जो इंडियंस को प्रॉब्लम हो रही है तो उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ नई चीज़ें, नए रूल्स, नए नियम बनाते हैं कि जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो। और कुछ नए रूल्स बनाने के लिए उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा कि भाई इंग्लैंड से एक टीम मंगाते हैं, बरोबर, एक टीम मंगाते हैं जो टीम इंडिया के लिए नए रूल्स बनाएगी, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करेगी और फिर इंडिया के लिए नए रूल्स बनाएगी। और उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी मतलब एक टीम बनाई, जिस कमेटी का नाम रखा गया साइमन कमेटी, बरोबर ना, या पूरा कहो तो साइमन कमीशन, वो उन्होंने तैयार किया। सर जॉन साइमन वो उसके हेड थे, सर जॉन साइमन उसके हेड थे। 7 लोगों की ये टीम बनी थी, लेकिन बुरी बात यह थी कि इन 7 लोगों में एक भी इंडियन नहीं था, 7 लोगों में एक भी इंडियन नहीं था। जो साइमन कमीशन बनी ना, उसमें कोई भी इंडियन रखा ही नहीं उन्होंने। तो यहाँ के जो लीडर थे, यहाँ के जो लोग थे, वो सभी लोग जो है वो और ज्यादा गुस्से हो गए कि अरे आप इंडिया के लिए रूल बना रहे हो, इंडिया के लिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी टीम में एक इंडियन तो होना चाहिए ना जो आपको बताए कि इंडिया में असली प्रॉब्लम क्या क्या है। जो इंडियंस होंगे वही प्रॉब्लम को समझेंगे ना। अब वो तो सब ब्रिटिशर्स की टीम, जो भी इंग्लैंड से आए थे, जो इंडिया में रहते ही नहीं थे, वो इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये तो समझो ना, वो खाली ब्रिटिशर्स ने लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए एक कमीशन बना दी, साइमन कमीशन, हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे हैं, जब आपकी टीम में कोई भी इंडियंस ही नहीं है तो आप हमारे लिए करोगे कैसे कुछ? सही बात है ना। तो सभी यहाँ इंडिया के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने फिर से उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, बरोबर ना, उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। जब जो है ये साइमन, सर जॉन साइमन अपनी टीम के साथ, अपनी 7-8 लोगों की टीम के साथ जब पहली बार मुंबई पहुंचे ना, वहां इंग्लैंड से जब मुंबई पहुंचे तो शिप के थ्रू आए थे, तो वहां शिप में जो है, शिप के बाहर सभी इंडियंस वहां जमा हो चुके थे, काफी भीड़ जमा हो गई थी और सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे वहां पर, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, कि भाई आप वापस चले जाओ, आपकी कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, आप यहाँ पे क्यों आए हो, ऐसे नारा लगा रहे थे। कि जिनके ऊपर, उनको शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स को उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जिस पता है, जिस लाठीचार्ज में हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर लाला लाजपत राय, उनकी डेथ हो गई। साइमन कमीशन के खिलाफ जब लाठीचार्ज हुआ ना, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, लकड़ियों से मारना शुरू किया, तब हमारे एक लीडर लाला लाजपत राय की उसमें डेथ हो चुकी थी, बरोबर। और उनके बाद एक किस्सा आता है, वो किस्सा है बारडोली सत्याग्रह, सब शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट दिए हुए हैं ना। दूसरा एक किस्सा दिया हुआ है बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह हमारे गुजरात में ये मूवमेंट हुई थी, गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट में जुड़े थे। कि जहाँ बारडोली में प्रॉब्लम ये हुई थी कि बारडोली के जो किसान थे ना, उन किसानों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती 22% टैक्स बढ़ा दिया। कितना परसेंटेज? 22% टैक्स बढ़ा दिया बिना वजह। तो अब ये तो बिल्कुल गलत था ना, जैसे हमने पहले चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में समझा था, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि बारडोली सत्याग्रह, बारडोली में 22% किसानों का टैक्स बढ़ा दिया गया। तो किसानों ने पहले ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट की कि भाई ये टैक्स बंद करो, इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हो। जब ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी तो उन्होंने मदद ली किसकी? गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पूरा कामकाज संभाला। गांधी जी तो थे लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेन इनका कामकाज संभाला। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जुड़े वहां पर रविशंकर महाराज और जुगत राम दवे, रविशंकर महाराज, जुगत राम दवे, वो लोग इनके साथ जुड़े। अब इन लोगों ने भी, जैसे पहले था ना, जैसे पहले खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था, यहाँ पर भी किसानों को वही समझाया गया कि आप टैक्स भरो ही मत, भले वो जेल में बंद करे तो बंद करे, आप टैक्स भरो ही मत। आखिरकार वो जाएंगे कहाँ, कितनी बार जेल में बंद करेंगे, कितनी बार जो है वो कहेंगे हम टैक्स देंगे ही नहीं ना, तो वो चुपचाप बैठ जाएंगे आखिरकार, बरोबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी किसानों को हिम्मत दी,
पता है, टैक्स न देना और चुपचाप जेल में चले जाना है, इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जो है वो जोरदार स्पीच से वो लोगों को हिम्मत दी, लोगों को समझाया कि भाई ये सब जो है वो बंद करो आप लोग, बरोबर। और आखिरकार आखिरकार जो है वो ब्रिटिशर्स को झुकना ही पड़ा और ये टैक्स बंद करवाया उन्होंने। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली बहुत बड़ी जीत थी और इसी जीत की वजह से बारडोली के लोगों ने उनको सरदार कहना शुरू किया। पहले तो उनका नाम खाली वल्लभ भाई पटेल ही था ना, लेकिन यहाँ इस जीत के बाद बारडोली के लोग और फिर पूरी इंडिया के लोगों ने उनको सरदार कहना शुरू कर दिया कि ये सरदार है हमारे, ये हमारे लीडर हैं। इसके बाद उनका नाम पड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, बरोबर। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, वो आता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो मोतीलाल नेहरू, हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर मोतीलाल नेहरू, वो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ब्रिटिशर्स के सामने एक रिपोर्ट जो है वो क्या कहते हैं रखी थी, एक रिपोर्ट, एक रिक्वेस्ट भेजी थी ब्रिटिशर्स को कि भाई आप जो है वो हमारी बात मानो कि प्लीज़ इंडिया में ये सब चेंजेस करो। उन्होंने बहुत बड़ी रिपोर्ट अच्छी तरह से तैयार की थी कि हमारे इंडिया के लिए ये सब नए कानून बनाओ, हमारे इंडिया में ये सब चेंजेस करो, लोगों के लिए ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कैसे हम किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो वैसे पूरी एक रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी, एक पूरा लेटर लिख के, रिपोर्ट लिख के उनको भेजी गई, बराबर ना, ब्रिटिशर्स को भेजी गई कि ब्रिटिशर्स हमारी बात माने, बराबर। और इस रिपोर्ट को नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, नेहरू रिपोर्ट इसका नाम दिया गया। लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो सक्सेस नहीं हुई, फेल हुई। एक तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो उनको क्लियरली मना कर दिया कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ब्रिटिशर्स इतनी इजीली मानते थे क्या? वैसे भी, और मान सकते थे, लेकिन उस वक्त तक है ना हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम को बहुत भड़का के रखा था। क्या करके रखा था? भड़का के रखा था, लिटरली एक दूसरे के लिए उन्होंने जो है वो भड़का के रखा था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम को। इसकी वजह से जब मोतीलाल नेहरू ने ये रिपोर्ट बनाई ना, तो हिंदू लोगों ने उनका साथ दिया लेकिन मुस्लिम लोगों ने उनका साथ दिया ही नहीं, बरोबर ना। मुस्लिम पीपल्स ने, मुस्लिम लीग जो थी वो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसी रिपोर्ट में आपको साथ नहीं देंगे। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने को भी बहाना मिल गया ना कि भाई आपके ही लोग, आपके ही मुस्लिम भाई वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम आपकी रिपोर्ट क्यों माने। तो ब्रिटिशर्स ने भी वो रिपोर्ट मानने से मना कर दिया। अगर उस वक्त मुस्लिम लीग उनका साथ देती तो शायद ब्रिटिशर्स जो है वो इस रिपोर्ट को सक्सेस कर देते, बरोबर ना। ये एक एग्जाम्पल बन चुका था कि सच में हमारे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में एक तरह की दरार पड़ चुकी थी। इससे पता चला था हमें नेहरू रिपोर्ट से कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुस्लिम्स ने हमारा साथ दिया ही नहीं। और एक दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बरोबर, कि डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929। ये एक पॉइंट हुई थी कि जब जो है वो ये नेहरू रिपोर्ट फेल हुई ना, तो नेहरू रिपोर्ट के फेल होने की वजह से अब यहाँ के लोगों को और ज़्यादा गुस्सा होता जाता था। पता नहीं ये जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे ना, पहले से लेकर अभी तक, कि इंडियंस भी हमेशा ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करते थे पहले कि यार प्लीज़ चलो बात मानो, चलो आप भले ही यहाँ पे रहो, बरोबर ना। इंडियंस ने काफ़ी बार, बहुत सारी बार ऐसा भी कहा था कि आप भले यहाँ से जाओ मत। ब्रिटिशर्स को कहते थे कि भले आप भी रहो हम भी रहते हैं, लेकिन आप जो है वो हमारे लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाओ। भाई जितनी आज़ादी तुमको है उतनी आज़ादी हमें भी होनी चाहिए, तो फिर हम लोग मिलजुल के रहें। आप सोचो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाली सोचना आप लोग। हमारे यहाँ पर इंडिया में आज हर रिलीजन के लोग रहते हैं ना, रहते हैं ना, सभी रिलीजन के लोग यहाँ पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, है कि नहीं? सब में यूनिटी है इतनी अच्छी खासी, कभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जस्ट इमेजिन करो कि इन सब के साथ अगर ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे रहते तो क्या प्रॉब्लम होती? कुछ नहीं ना। इतने सारे रिलीजन हैं यहाँ पर, तो अगर ब्रिटिशर्स भी हमारे साथ रहते तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। यहाँ के इंडियंस जो गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, जितने भी लीडर थे ना, वो पहले ब्रिटिशर्स को यही कहते थे कि यार मिलजुल के रहते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो, पर जितना आज़ादी आपको है उतनी आज़ादी हमें भी दे दो।
सीधी सी बात है ना, मिलजुल के रहना अच्छी बात है ना। आज हमारे इंडिया में कोई ऐसा रहता है कि भाई खाली हिंदू पीपल राज कर रहे हैं, या खाली जो है वो मुस्लिम पीपल राज कर रहे हैं, बाकी सब उसके अंडर में काम करते हैं? ऐसा है नहीं ना, सबको इक्वालिटी है ना। उस वक्त इक्वालिटी नहीं थी, हमारे इंडिया के लोग ये इक्वालिटी ही मांगते थे, बरोबर। लेकिन ब्रिटिशर्स वो ये इक्वालिटी देने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं भाई, हमारा राज होना चाहिए और आप हिंदू मुस्लिम बाकी सब जो है वो हमारे अंडर में रहो। तो वो कैसे था, बराबर ना, सबके लिए इक्वल होना चाहिए ना, ये ऊपर नीचे क्यों? इसकी वजह से हमारी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाइयाँ होती थी। और इनकी वजह से पहले बहुत बार जो है वो हमने रिक्वेस्ट की कि भाई चलो मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स मान ही नहीं रहे थे कोई भी बात के लिए। आखिरी में जब ये नेहरू रिपोर्ट जब रखी गई, तब भी ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी। तो इसी वजह से फाइनली अब लोगों को गुस्सा आ चुका था, अब यहाँ के लीडर्स को गुस्सा आ चुका था कि अब साथ में नहीं रहना है, अब ब्रिटिशर्स आप यहाँ से चले ही जाओ, हम अकेले रहेंगे। सही बात है ना। इतनी बार मनाया उनको ब्रिटिशर्स को कि चलो साथ में मिल के रहते हैं, मिल के रहते हैं, नहीं माने नहीं माने। तो आखिरकार क्या, तो आखिरकार तो बोलेंगे ही ना हम भी कि भाई नहीं मानना है तो जाओ आप लोग, हम आप लोगों के साथ अब नहीं रहेंगे, आप चले जाओ। तो इसकी वजह से जो है वो पहली बार जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ जो दूसरे लीडर्स थे, उन सभी लीडर्स ने लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है लाहौर, उस लाहौर की रावी रिवर के किनारे पर पहली बार जो है वो उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए खुद उन्होंने शपथ ली थी। शपथ ली मतलब कि कसम खा ली थी कि अब भले ब्रिटिशर्स हमें दे या ना दे, हम लोगों को खुद में आज़ादी मान लेंगे, बरोबर ना। वो दिन था 26 जनवरी 1930। सब लोग, सब बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर थे। लाहौर की रावी रिवर, उस नदी के किनारे पहली बार हमारा तिरंगा झंडा लहराया गया वहाँ पर। और सब लोगों ने जो है वो कसम खाई थी वहाँ पर कि भाई अब जो है वो हम लोग पूरी आज़ादी लेकर ही रहेंगे, कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ पर हम लोग नहीं रहने देंगे। भाई हम लोगों ने खुद तो अब पूरी आज़ादी मान ली है कि समझो हमें मिल गई, अब हम ब्रिटिशर्स की कोई बात न मानेंगे, न उनको अब यहाँ पे रहने देंगे, बराबर। ये डे 26 जनवरी 1930 वो हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट डे बन गया। और इसकी वजह से ही पता है कि जब हमें आज़ादी मिली ना, और आज़ादी के बाद जब हमें हमारा नया कानून बनाना था, नया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करने की डेट वो 26 जनवरी ही नक्की की गई, बराबर। किसकी याद में, तो इस किस्से की याद में कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है वो सबने हमारे इंडिया में भारत का झंडा लहराया था, तिरंगा लहराया था, और कसम खाई थी कि अब हम लोग आज़ादी लेकर रहेंगे, बराबर। तो अब उसके बाद कैसे आज़ादी ली यहाँ के लोगों ने, किस तरह से जो है वो उन्होंने मूवमेंट्स की, अब ये सब चीज़ें हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे। ओके, थैंक यू।